हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी हार्ड टारगेट में। दोस्तों, कल हमने हिंदी के विषय में चर्चा किया था। उस चर्चे में हमने हिंदी के सिलेबस के बारे में जाना था कि आखिर हमको हिंदी के सिलेबस में, उसके पाठ्यक्रम में हमको क्या क्या पढ़नी होती है, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और उसको जानने और समझने के लिए भी वो चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी है। तो उसको ध्यान में रखते हुए, सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, उसके अकॉर्डिंग जो हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है वो आता है हिंदी का विकास। कल हमने बनाया था, डायग्राम बना के समझाया था आपको कि उसमें जो हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा वो होगा हिंदी का विकास के बारे में। हिंदी का विकास सबसे पहले संस्कृत आया, उसके बाद पाली आए, उसके बाद प्राकृत और उसके बाद अपभ्रंश आया, देन हिंदी आई। तो हम सबसे पहले बात करेंगे संस्कृत के बारे में कि संस्कृत की उत्पत्ति कैसे हुई और वो कैसे आया हमारे हिंदी में। तो बात करेंगे संस्कृत की। संस्कृत को आर्य भाषा, ये देव भाषा भी कहा जाता है, क्योंकि संस्कृत का सर्वप्रथम प्रयोग आर्यों द्वारा और देव द्वारा किया जाता था, इसीलिए संस्कृत को आर्य भाषा ये या देव भाषा भी कहा जाता है। और इसे सभी भारतीय भाषाओं की जननी भी कहा जाता है, क्योंकि जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं उनका उद्भव कहाँ से हुआ? संस्कृत से हुआ। उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? संस्कृत से हुई। इसीलिए संस्कृत को सभी भारतीय भाषाओं की जननी भी कहा जाता है। तो संस्कृत को आर्य भाषा, देव भाषा और सभी भारतीय भाषाओं की जननी भी कहा जाता है। अब बात करें कि हिंदी की आदि जननी भी संस्कृत को कहा जाता है। संस्कृत को हिंदी की आदि जननी भी कहा जाता है। हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाता है? संस्कृत को। अगर हम बात करें कि संस्कृत में लिखा गया प्रथम ग्रंथ कौन सा है, तो वहां पे नाम आएगा ऋग्वेद का। ऋग्वेद संस्कृत में लिखा गया प्रथम ग्रंथ है, जिसका संकलन आर्यों द्वारा किया गया। ऋग्वेद का संकलन किसके द्वारा किया गया? आर्यों द्वारा किया, और वो वेद व्यास द्वारा लिखा गया था। तो ऋग्वेद संकलन आर्यों द्वारा किया गया और वेद व्यास द्वारा उसको लिखा गया। अगर हम बात करें कालांतर में संस्कृत के कितने भाग हुए, तो कालांतर में संस्कृत के मुख्य रूप से दो भाग हुए। कालांतर में संस्कृत के मुख्य रूप से दो भाग हुए। कौन कौन से? वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत की अगर हम बात करें तो वैदिक संस्कृत में जो स्वरों की संख्या थी वो 14 थी। किसी किसी किताबों में 13 भी देखने को मिलता है। तो वैदिक संस्कृत में 14 स्वर या 13 स्वर होते हैं। अगर हम बात करें लौकिक संस्कृत की, तो लौकिक संस्कृत में हमारे 12 स्वर हुआ करते थे। अगर हम आधुनिक संस्कृत की बात करें कि आधुनिक जो हमारा आज का संस्कृत है उसमें कितने स्वर हैं, तो आधुनिक संस्कृत में हमारे 9 स्वर आ जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे संस्कृत भाषा जो है वो योगात्मक भाषा है। संस्कृत भाषा योगात्मक है, संगीतात्मक है और अक्षरात्मक है। योगात्मक का मतलब होता है कि संस्कृत में जो भी लिखे होते हैं, जितने भी वर्ड लिखे होते हैं, हम उनका जोड़ के पढ़ते हैं। मतलब जो संस्कृत पढ़ने की जो मेथड है, जो तरीका है, हम उसको योग करके मतलब जोड़ के पढ़ा जाता है, इसीलिए संस्कृत योगात्मक भाषा है। संस्कृत को गायन के माध्यम से पढ़ा जाता है। गायन के माध्यम से संस्कृत को पढ़ा जाता है, इसीलिए संस्कृत को संगीतात्मक भाषा भी कहते हैं। संस्कृत को तोड़ तोड़ के पढ़ा जाता है, एक एक वर्ड को तोड़ तोड़ के पढ़ा जाता है, इसीलिए संस्कृत भाषा को अक्षरात्मक भी कहते हैं। तो संस्कृत भाषा योगात्मक भी है, संगीतात्मक भी है और अक्षरात्मक भी है। तो इस तरह हमारा संस्कृत जो होता है ये कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे पाली की, क्योंकि संस्कृत के बाद हमारा जो आया था वो आया था पाली भाषा। तो पाली का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा बुद्ध ने अपने प्रवचनों और उद्देश्य में किया था। तो पाली भाषा का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा बुद्ध ने अपने प्रवचनों और उपदेशों में किया था। संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप के कारण इसे संस्कृत का अपभ्रंश भी कहते हैं। ये संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप माना जाता है पाली को। पाली भाषा संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप है, इसीलिए इसे संस्कृत का अपभ्रंश भी कहा जाता है। अगर हम बात करें पाली भाषा की, तो पाली भाषा में अशोक के 13 शिलालेख, जो अशोक के शिलालेख है 13, वो पाली भाषा में लिखे हुए हैं। तो अभी भी जो हमको जितने भी उनके मिलते हैं वो हमको पाली भाषा में मिलते हैं। अशोक के शिलालेख
पाली भाषा में अगर हम महात्मा बुद्ध के पिटक की बात करें कि उनके कितने पिटक थे, तो त्रिपिटक थे। महात्मा बुद्ध के त्रिपिटक थे और त्रिपिटक पाली भाषा में लिखे हुए। वो त्रिपिटक कौन कौन से हैं? अभिधम्म पिटक, विनय पिटक और सूक्त पिटक। तो अशोक के शिलालेख और महात्मा बुद्ध के त्रिपिटक पाली भाषा में देखने को मिलते हैं। अब हम पाली के बाद बात करेंगे प्राकृत भाषा की। तो प्राकृत भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग महावीर स्वामी द्वारा किया गया अपने उपदेशों में। प्राकृत का प्रयोग सर्वप्रथम महावीर स्वामी द्वारा अपने उपदेशों में किया गया। अगर हम बात करें कि प्राकृत भाषा में लिखा गया प्रथम ग्रंथ कौन सा है, तो प्रथम ग्रंथ आता है प्राकृत प्रकाश, जो कि प्राकृत भाषा में लिखा गया प्रथम ग्रंथ है। कौन? प्राकृत प्रकाश। और ये किसके द्वारा लिखा गया था? वररुचि के द्वारा लिखा गया था प्राकृत प्रकाश। और प्राकृति और पाली भाषा, प्राकृत और पाली भाषा दोनों में एक समान स्वर देखने को मिलते हैं। मतलब प्राकृत और पाली में एक समान स्वर है। कितने स्वर हैं? 9 स्वर हैं। प्राकृत और पाली भाषा में 9 स्वर हैं। तो अब हम बात करेंगे अपभ्रंश की। अपभ्रंश का प्रयोग सर्वप्रथम भरत मुनि ने किया था अपने नाट्य शास्त्र में। तो अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रयोग, उनके शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? भरत मुनि ने किया था नाट्य शास्त्र में। अपभ्रंश एक वियोगात्मक, अपभ्रंश और हिंदी वियोगात्मक भाषा है। अपभ्रंश और हिंदी वियोगात्मक भाषा है और अपभ्रंश को हिंदी का पूर्व रूप भी माना जाता है। अपभ्रंश को हिंदी का पूर्व रूप माना जाता है क्योंकि हिंदी जो है वो अपभ्रंश के बाद आया था, यानी कि अपभ्रंश पहले आया था। तो इसी कारण हिंदी का पूर्व रूप किसे माना जाता है? अपभ्रंश को। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। अगर हम बात करें डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की, तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने हिंदी की 5 उपभाषाओं के आधार पर अपभ्रंश को 5 भागों में बांटा है, जिसमें 18 बोलियों का जिक्र किया गया है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी द्वारा हिंदी के 5 उपभाषाओं के आधार पर अपभ्रंश को 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें 18 बोलियां हैं। तो हम बात करेंगे अपभ्रंश के आगे की कि डॉक्टर भोलानाथ तिवारी द्वारा किस तरह उसका वर्गीकरण किया गया, 18 बोलियां किस तरह से, वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो हम उसकी बात करेंगे। तो एक बार हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि संस्कृत जो है वो आर्य भाषा है, देव भाषा है और सभी भारतीय भाषाओं की जननी भी है। हिंदी की आदि जननी भी कहा जाता है। और प्रथम ग्रंथ संस्कृत में लिखा गया प्रथम ग्रंथ ऋग्वेद है। इसका संकलन आर्यों द्वारा किया गया और इसका लेखन वेद व्यास द्वारा किया गया। संस्कृत कालांतर में संस्कृत के 2 रूप हैं, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। आधुनिक संस्कृत में 9 शब्द देखने को मिलते हैं और संस्कृत भाषा योगात्मक, संगीतात्मक और अक्षरात्मक है। पाली भाषा का प्रयोग सर्वप्रथम गौतम बुद्ध ने किया था अपने प्रवचनों और उपदेशों में। संस्कृत ये बिगड़ा हुआ रूप के कारण इसे संस्कृत का अपभ्रंश भी कहा जाता है। पाली भाषा में अशोक के शिलालेख और गौतम बुद्ध के त्रिपिटक देखने को मिलते हैं। प्राकृत भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग महावीर स्वामी ने अपने उपदेशों में किया था। प्राकृत भाषा में लिखा गया प्रथम ग्रंथ प्राकृत प्रकाश, जिसकी रचना वररुचि द्वारा की गई थी। प्राकृत और पाली में एक समान स्वर देखने को मिलते हैं। कितने स्वर हैं? 9 स्वर हैं। अपभ्रंश शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में किया था और ये वियोगात्मक भाषा है। हिंदी का पूर्व रूप भी माना जाता है और चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इसे पुरानी हिंदी भी कहा है। अब हम बात करेंगे डॉक्टर भोलानाथ तिवारी द्वारा जो वर्गीकरण किया गया था, हम उस वर्गीकरण की बात करेंगे। वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं अपने वर्गीकरण पे। तो अब हम बात करेंगे डॉक्टर भोलानाथ तिवारी द्वारा किया गया अपभ्रंश के वर्गीकरण की। तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने अपभ्रंश को 5 उपभाषाओं के आधार पे 18 बोलियों में इसका वर्गीकरण किया। तो वो 5 आधार कौन से है, 5 उपभाषाएं कौन सी है? तो सबसे पहले नाम आता है सौर श्रेणी का। सौर श्रेणी, मगधी, अर्धमगधी, पैचाशी और महाराष्ट्री। कौन कौन से हैं? सौर श्रेणी, मगधी, अर्धमगधी। अर्धमगधी को हम पूर्वी हिंदी भी कहते हैं। अर्धमगधी को पूर्वी हिंदी भी कहते हैं। पैचासी और महाराष्ट्री, ये तो हमारे 5 आधार हो जाते हैं।
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसके क्वेश्चन एग्जाम में मैक्सिमम देखने को मिलते हैं। तो अपभ्रंश को 5 भागों में बांटा गया है, सौरसेनी, मगधी, अर्धमगधी, पैचासी और महाराष्ट्रीय। अब हम बात करेंगे सौरसेनी की। सौरसेनी इसको पुनः 4 भागों में बांटा गया है। सौरसेनी को पुनः 4 भागों में बांटा गया है। अब वो भाग कौन कौन से? पश्चिमी हिंदी, गुजराती, राजस्थानी और पहाड़ी। तो अगर हम बात करें अपने, मान लीजिए इंडिया का कोई मैप है, तो उसमें जो डायरेक्शन दिया होता है इस साइड इस तरह का होता है। ऊपर जो होता है ये उत्तर दिशा इंगित करता है, नीचे दक्षिण, और ये वाला पूरब, और ये वाला सिरा पश्चिम। तो ये इस वाले सिरे को पश्चिम कहते हैं। और इंडिया के मैप में अगर आप देखेंगे तो पश्चिम सिरे में गुजरात और राजस्थान यहाँ पे हैं। पश्चिम में गुजरात राजस्थान है, और गुजरात राजस्थान में एक अरावली पर्वत भी है, जो भारत की सबसे पुराने पर्वतों में आता है, उसका नाम। तो पश्चिम में क्या है? पश्चिम में गुजरात भी, राजस्थान भी है, वहाँ पे क्या है, और अरावली पहाड़ी भी है। तो हम इसी को अपना कॉन्सेप्ट बनाते हुए चलते हैं सौरसेनी पे। सौरसेनी यानी कि ब्लैक बोर्ड पे सबसे कहाँ लिखा हुआ? सबसे पश्चिम दिशा में लिखा हुआ है। तो ये पश्चिमी हिंदी पहला इसका नाम हो जाएगा, पश्चिमी हिंदी। दूसरा, पश्चिम में क्या है? गुजरात भी है और राजस्थान भी है, तो गुजराती और राजस्थानी। और गुजरात राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला भी है, पहाड़ी भी है, तो पहाड़ी भी आ जाएगा। तो सौरसेनी के अंतर्गत पश्चिमी हिंदी, गुजराती, राजस्थानी और पहाड़ी। अब हम बात करेंगे पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां बांगरू को हम हरियाणवी भी कहते हैं और जाटू भी कहते हैं। बांगरू जो बोली है हम उसको हरियाणवी भी कहते हैं और जाटू भी कहते हैं। बांगरू के बाद ब्रजभाषा और बुंदेली। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो ये 3 बोलियां हैं, इनके जो पहले अक्षर लिखे हुए वो तीनों बा से स्टार्ट है। मतलब कि बांगरू, ब्रजभाषा और बुंदेली। बांगरू, ब्रजभाषा और बुंदेली। अब बात करें कन्नौजी और खड़ी बोली। कन्नौजी और खड़ी बोली, अगर हम इन पूरे बोलियों की बात करें, जो 18 बोलियां लिखी हुई हैं, तो इसमें बा नाम से बस एक और बोली है, वो आती है हमारी पूर्वी हिंदी, यानी कि अर्धमगधी में कौन सी? बघेली। तो सबसे पहले हम अर्धमगधी को देख लेते हैं। अर्धमगधी को हम पूर्वी हिंदी कहते हैं। अर्धमगधी को हम पूर्वी हिंदी कहते हैं। और जो अर्धमगधी हैं वहाँ पे अवध में 36 बाग हैं। अर्धमगधी के अवध में 36 बाग हैं। तो अर्धमगधी के अवध में 36 बाग का मतलब है कि 36 में छत्तीसगढ़। अवध मीन्स अवधि, बाग मीन्स बघेली। तो अवधि, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधि, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये कहाँ? अर्धमगधी की बोलियां, अर्धमगधी या पूर्वी हिंदी भी कहते हैं। तो पूर्वी हिंदी या अर्धमगधी में अवध में 36 बाग है, छत्तीसगढ़ी, बुंदेली और बघेली और अवधि। तो ये हमारी अर्धमगधी और पूर्वी हिंदी की होंगी। तो जो बा नाम से स्टार्ट होने वाला था, बा से, वो थी बघेली। बाकी जितनी भी बोलियां हैं बा से, वो किस में आ जाएंगी? पश्चिमी हिंदी में, यानी कि बांगरू, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी और खड़ी बोली। अब गुजरात की बात करेंगे तो गुजरात में कोई बोली ऐसी नहीं है। राजस्थानी की बात करें तो राजस्थानी की जितनी भी बोलियां हैं, नाम से ही लग रहा है कि राजस्थानी है। कौन सी? मारवाड़ी, मालवी, मेवाती, जयपुरी। मारवाड़ी, मालवी, मेवाती और जयपुरी। जयपुरी क्योंकि राजस्थान का एक शहर है। तो मारवाड़ी, मालवी, सारे जो ये तीनों बोलियां हैं, ये माँ अक्षर से शुरुआत हो रही है। तो मारवाड़ी, मालवी, मेवाती और जयपुरी, ये कहाँ की है? राजस्थानी बोलियां हैं। अब हम बात करेंगे पहाड़ी की। पहाड़ी के अंतर्गत आने वाली प्रमुख रूप से 3 बोलियां हैं। कौन कौन सी है? गढ़वाली, कुमाऊनी और नेपाली। गढ़वाली, कुमाऊनी और नेपाली, ये पहाड़ी की बोलियां हैं। तो सौरसेनी के अंतर्गत आने वाली 4 उपभाषाएं कौन कौन सी? पश्चिमी हिंदी, गुजराती, राजस्थानी और पहाड़ी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बांगरू, जिसे हम हरियाणवी या जाटो भी कहते हैं, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी और खड़ी बोली। गुजराती में कोई भी ऐसी कोई विशेष बोली नहीं है। राजस्थानी के अंदर बात करें, राजस्थानी में मारवाड़ी,
मालवी, मेवाती और जयपुरी। पहाड़ी के अंदर गढ़वाली, कुमाऊनी और नेपाली। अब हम बात करेंगे मगधी की। मगधी क्योंकि ये अगर मान के चले जैसे मगध में बांग्ला, बिहार और असमिया, उड़िया, इसके अंतर्गत आने वाली 4 उपभाषाएं हैं, बांग्ला, बिहारी, असमिया और उड़िया। तो इसको हम मान के चले एक क्षेत्र है मगध का। मगध का एक क्षेत्र है जो कि 4 राज्यों से, अगर हम इंडिया के मैप पे बात करेंगे तो ये जो अगर भारत के नक्शे में ये बांग्ला, बिहार, असम और उड़ीसा, ये 4 सटे हुए राज्य हैं जो कि एक दूसरे के काफ़ी करीब है। तो हम इसको अगर मान के चलिए ये मगध का क्षेत्र है, तो इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं कि मगध के 4 क्षेत्र बांग्ला, बिहारी, असमिया, उड़िया, बांग्ला, बिहारी, असमिया और उड़िया, ये 4 उपभाषाएं हैं। इसके अंतर्गत जो बिहारी उपभाषा, उसके अंतर्गत 4 बोलियां। बिहार में भोजपुरी बोली जाती है, मगधी बोली जाती है और मैथिली। तो बिहारी के अंतर्गत भोजपुरी, मैथिली और मगही, भोजपुरी, मैथिली और मगही। तो मगधी के अंतर्गत 4 उपभाषाएं, बांग्ला, बिहारी, असमिया और उड़िया। बिहारी के अंतर्गत भोजपुरी, मैथिली और मगही। अब हम बात करेंगे अर्धमगधी की। अर्धमगधी की चर्चा हम पहले कर चुके हैं, तो एक बार और देख लेते हैं। अर्धमगधी को हम पूर्वी हिंदी भी कहते हैं। तो अर्धमगधी के अवधि क्षेत्र में 36 बाग हैं, यानी कि अवधि, बाग मीन्स बघेली और 36 में छत्तीसगढ़ी। बात करेंगे अब 85 की। 85 में 4 प्रमुख बोलियां हैं, पंजाबी, सिंध और ब्राचड़। 85 के अंतर्गत जो जैसा कि पता है कि पंजाब, जहां अमृतसर वगैरह में, पंजाब में एक बैसाखी जो होता है, पर्व होता है, उसे बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तो बैसाखी से मिलता जुलता एक शब्द है 85। तो पंजाब में वैसाखी या 85 उपभाषा है। इसके अंतर्गत आने वाली 3 बोलियां 85 पंजाबी, और जो सिंध है ये भी पंजाब साइड के क्षेत्र का नाम है सिंध। तो 85 के अंतर्गत पंजाबी, सिंधी और ब्राचड़, ये प्रमुख 3 बोलियां हैं। बात करें आखिरी की, आखिरी हमारा है महाराष्ट्री। महाराष्ट्री में बस एक बोली है, वो है मराठी। तो आई होप आपको इतनी चीजें समझ आई होगी अपभ्रंश के वर्गीकरण के बारे में। तो अपभ्रंश का वर्गीकरण किसने किया था? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने इसे 5 उपभाषाओं में बांटा था। 5 उपभाषाओं के आधार पर 18 बोलियों में इसको बांटा है। तो इतनी बातें आपको समझ आ गई होगी। अगर अभी ये आपको याद नहीं होगा तो आप लोग वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही शानदार तरीके से आपको याद हो जाएगा। अब हम हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा, हम उसमें इसकी जो प्रमुख बोलियां हैं, जैसे कि खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, अवधी, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे। फिर फाइनली हम आएंगे अपने प्रमुख भाषा पे, यानी कि वर्णमाला पे। तो इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।